हेलो, कैसे हो आप सभी। नमस्कार सभी को मेरा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को खत्म कर दिया। ऑलराइट, और आप देख रहे हैं लक्ष्य बैक्स 2020 दैट इज यूजफुल फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली सब ऑर्डिनेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस। Alright, this badge is specially designed for these examinations. Alright, as you know that this syllabus and this series is curated by me, that is Rahi Kumar. एंड आज ये क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, आज स्पेशल क्लास होने वाला है। आज हम लोग सीक्वल, दैट इज आप लोग इसको एसक्यूएल भी बोलते हैं और सीक्वल भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है दोस्त? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आज हम लोग इसी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। दिस इज मैराथन क्लास, लंबी क्लास चलने वाली है, तैयार हो जाइए। सो वंस अगेन दिस इज राही कुमार एंड आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा लीजिए एंड प्रेस दैट लिटिल बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। ऑलराइट, इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास or any discussion on any topic, then please join the telegram channel of computer education world official. Go to the telegram channel, search computer education world official, you will get that and join that immediately. Okay, तो हम लोग बिना देरी किए अपने चैप्टर में डाइव करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। ऑलराइट, चलो चालू करें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम लोग सीक्वल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला ये बात आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीक्वल। सीक्वल का फॉर्म होता है भैया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आखिर ये बनाया ही क्यों गया, सबसे पहले तो ये जानना है। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग विच इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा स्टोर इन रिलेशनल डेटाबेस। समझिए कि मेरा कोई एक टेबल है। ऑलराइट, मेरा कोई एक टेबल है, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नेम है, मेरा नाम ए है, मेरा रोल नंबर A1 है और मेरा नाम ए है। ऑलराइट, अगर भैया अगर इसमें हमको ए के जगह मेरा नाम बी करना है तो क्या करेंगे हम लोग? मॉडिफाई कर देंगे, इस डेटा को मैनिपुलेट कर देंगे। अगर भैया इस टेबल में कुछ और डेटा जैसे A1 रोल नंबर सी को करना है स्टोर, तो हम लोग स्टोर कर देंगे भाई। और अगर रिट्रीव करना है, कोई बोलेगा कि भैया मेरा A1 का सारा डिटेल दो, तो हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ऑलराइट, तो हम लोग यही तो करते हैं, टेबल नेम फ्रॉम वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्या करेंगे? A1। तो मेरा क्या हो जाएगा? और सेमीकोलन लगाएंगे, तो मेरा क्या होगा कि A1 से रिलेटेड सारा डेटा हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं भैया? सीक्वल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। थोड़ा इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं तो फिर मजा आएगा। देखिए पहले क्या हुआ, 1970 में डॉक्टर एडगर इफ टेड कोड, जिसको हम लोग जनरली कोड ही बोलते हैं, of IBM is known as the father of relational database। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए हु इज द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, तो आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? डॉक्टर एडगर एफ टेड कोड। कोड देखिएगा, आंसर मारिएगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं।
उन्होंने क्या किया, ही डिस्क्राइब्ड अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस। क्या किया, एक रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस, मतलब समझिए एक दूसरे से एक ऐसा मॉडल बनाया डेटाबेस का। डेटाबेस स्टोर किया मेरा डेटा एक ऐसा टेबल में स्टोर किया जिसके बीच डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स में मेरा एक रिलेशन बन पाए, उस रिलेशन के थ्रू हम स्टोर कर पाए, रिट्रीव कर पाए या मैनिपुलेट कर पाए डेटा। ऑलराइट, होप दैट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भैया 1974 में, 1974 में एसक्यूएल अपना रूप दिखाया। क्या किया भैया, प्रकट हो गया। क्या हुआ, एसक्यूएल प्रकट हो गया। उसके आगे क्या हुआ देखते हैं। 1971 में आईबीएम का फुल फॉर्म आप बताइएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में आपको बता दिया, अगर सही होंगे तो सही है, अगर मैं गलत हूंगा तो आप कमेंट करके बताइए। सो सिंपल इट इज, राइट। तो 1978 में क्या हुआ है कि कोर्स का आइडिया डेवलप किया आईबीएम एंड एक रिलीज किया प्रोडक्ट नेम सिस्टम आर करके, एक क्या किया, एक प्रोडक्ट रिलीज किया। उसके बाद क्या हुआ 1986 में, तो आईबीएम ही क्या किया, डेवलप द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। फर्स्ट प्रोटोटाइप अगर बोला जाए कि किसने डेवलप किया तो आपका आंसर होगा भैया आईबीएम एंड द स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस वाज रिलीज्ड बाय रिलेशनल सॉफ्टवेयर व्हिच लेटर केम टू नोन एज ओरेकल। ओरेकल के बारे में आपने बड़ा ही सुना होगा। ओरेकल इज वन ऑफ द मोस्ट important software that we use and it is company that provides the database related products। alright, आप लोग ये बातें जानते होंगे। आगे चलें, ठीक है। So this is the overview of architecture। मेरा मतलब है एक आर्किटेक्चर डेटाबेस का क्या हो सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं, देखते हैं कोशिश करके। देखो ये क्या है भैया, एसक्यूएल क्वेरी हम लोग डाले। एसक्यूएल क्वेरी आप लोग जानते हैं कि आप लोग सेलेक्ट छोड़िए, सेलेक्ट ही सबसे आसान एग्जांपल वही लेते हैं। सेलेक्ट स्टार किए ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल से क्या होगा मेरा कि जितना का जितना मेरा डेटा होगा, मेरा डेटा से क्या मतलब होगा, रिकॉर्ड से क्या मतलब होगा भैया कि मेरा जितना भी रो होगा वो सारा का सारा फेच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि मेरा ये जो मेरा क्वेरी लैंग्वेज है, ये क्या आया, यहां आया क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर जो है इसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद कहां जाएगा, ये डीबीएमएस इंजन में गया और यहां पे दो और बातें हुई। तो लैंग्वेज प्रोसेस जब होता है, एक पार्सर होता है, एक ऑप्टिमाइजर का क्या काम है, तो हम लोग कुछ भी क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि सारा प्रोग्राम एक ऑप्टिमाइज्ड, जितना भी प्रोग्रामर है वो एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखता है, ऐसा तो है नहीं। तो ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, जो मेरे मशीन के लिए कुछ तो ऑप्टिमाइज कर ले जिसके थ्रू मेरा कुछ टाइम बचे। दैट इज द वर्क ऑफ ऑप्टिमाइजर। पार्सर होता है वो सिंटैक्स विंटैक्स चेक करेगा कि क्या भैया गलती सही है। उसके बाद वो क्या होगा, डीबीएस मशीन में जाएगा, यहाँ पे फाइल मैनेजर होगा और ट्रांजैक्शन मैनेजर होगा, वो अपना काम देखेगा। उसके बाद ये हमारा फिजिकल डेटाबेस में चला जाएगा जहां की मेरा रियल डेटा, भैया रियल डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलिए। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है आखिर ये नल है क्या, नल क्या है, चापाकल तो नहीं, या फिर नल तो नहीं जहां से पानी निकालते हो, बिल्कुल भी नहीं भैया। तो नल है क्या डेटाबेस में, तो नल एक ऐसा वैल्यू है जो कि अभी तक मालूम नहीं है। क्या भैया, अभी तक मालूम नहीं है, पर उसमें कुछ वैल्यू आ सकता है। दैट इज सो सिंपल, कुछ नहीं है पर कुछ आ सकता है। जीरो का क्या मतलब है, जीरो एक वैल्यू है, डिफिनिट वैल्यू है भैया। तुम जीरो हो तो हो, तुम डिफिनिट हो, पर नल नहीं है डिफिनिट। नल क्या है
कि नल अनसर्टन है, कि मतलब मेरे पास अभी तो कुछ वैल्यू नहीं है, पर आई कैन एक्सेप्ट सम वैल्यू इन फ्यूचर। ऑलराइट, होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं भैया, तो उसमें कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट से हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कि क्या है मेरा कंस्ट्रेंट, इसकी वजह से क्या होता है, ऑप्शंस में दिया रहेगा, बताओ ये कंस्ट्रेंट क्यों यूज होता है। सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी विल कवर ऑल दैट। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो मेरा पहला है नॉट नल। मेरा नॉट नल कंस्ट्रेंट आखिर बोलता क्या है, क्या बोलता है? देखो, नल नल होगा, नॉट नल मतलब नल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। कॉलम क्या होता है, ये क्या होता है भैया, ये रो है, और ये क्या है भैया, ये कॉलम है। तो ये इंश्योर करता है नॉट नल कि कोई भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं होगा। नॉट नल अगर कंस्ट्रेंट लगाते हैं हम लोग एसक्यूएल क्वेरी में, क्या बोलेगा कि कॉलम में नल नहीं होगा, ठीक है। डिफॉल्ट की बात कर लेते हैं, समझिए। अगर डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग स्विच केस में पढ़े होंगे, जब हम लोग स्विच केस बनाते हैं, केस 1, केस 2, ऐसा करके हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट केस होता है, एक डिफॉल्ट केस होता है, आप लोग जानते हैं कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में हम लोग, जैसे कि मेरा नाम ही प्रिंट करवा लो भैया कि राही प्रिंट कर दो, तो उसी तरह क्या होगा, अगर कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग रखना चाहते हैं अपना डेटा के लिए, तो क्या बोलेगा कि हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू एक असाइन कर देंगे। समझो मैं तो एक सब एग्जांपल बताता हूँ कि आपके कॉलेज का, आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे, आपका कॉलेज का कोड था 005। तो हम लोग उस कॉलेज के कोड में एज अ डिफॉल्ट ये कोड रख देंगे कि भैया मेरा डिफॉल्ट जो है इसको चेंज मत करो, ये 005 ही रहने दो, ठीक है। थर्ड, यूनिक। नाम से ही समझ में आता है कि यूनिक है भैया, इसके तरह दूसरा कोई नहीं है। तो क्या होता है कि ये इंश्योर करता है दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। क्या मतलब कि कॉलम में समझो यहाँ 1 है, तो यहाँ पे समझो बड़ा सा एग्जांपल लो, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ बोलेगा 1 नहीं होगा, क्योंकि यूनिक होगा। तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहिए मुझे, मैं यूनिक हूंगा, तुम्हारे जैसा क्यों बनूं? अगर सचिन है और पृथ्वी 100 बोले कि मैं सचिन की तरह बनना चाहूंगा, कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। सचिन है भगवान, पृथ्वी 100 है अभी बच्चा, तो ये दोनों एक डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। खूब समझ में आया होगा। फोर्थ है कि हम लोग का कंस्टेंट हो सकता है प्राइमरी की। हम लोग की क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसा की बना सकते हैं जो कि मेरे ईच रो और रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। क्या कर पाए कि जैसे मेरा एक टेबल है कि हर एक रो को कुछ ऐसा हम लोग की बनाएंगे। समझो हम लोग ए बी एक की बनाए, अगर ए बी क्लोजर ले तो हम लोग इससे उतना सारा कुछ ऑब्टेंड कर पाए, ये सारा कॉलम यूनिकली ऑब्टेंड कर पाए, दैट इज प्राइमरी की। देखो फॉरेन की क्या होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि फॉरेन की भी वही करता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कोई रिकॉर्ड को इन अनदर डेटाबेस टेबल। तो हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेन की आखिर कैसे कंबाइन करता है। चलो मैं बता ही देता हूँ। समझो अगर एक टेबल है, यहाँ पे मेरा है रोल नंबर कॉलम, एक दूसरा टेबल है, यहाँ भी एक रोल नंबर है। अगर हमको इस दोनों टेबल को ज्वाइन करना है तो इसका कोई भी की, समझ लो ये प्राइमरी ही है की, तो सेकेंड टेबल का भी एक कुछ कॉलम है जिसमें कि कुछ नाम है, कुछ ठीक है, कुछ नाम है जो कि इससे मैच कर पा रहा है, इससे मैच कर पा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं
कि एक टेबल का प्राइमरी की सेकेंड टेबल के किसी कॉलम से मेनली प्राइमरी की से मैच करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, तो दोनों टेबल क्या हो जाता है, थ्रू द फॉरेन की दोनों टेबल क्या हो जाता है भैया, कंबाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, दैट इज फॉरेन की। अगर कंबाइन हो गया तो क्या, अगर कंबाइन हो गया तो हम दूसरे टेबल का डेटा रिफेच कर पाएंगे, सो सिंपल, दैट इज ऑलराइट। ठीक है, 6 नंबर है चेक। चेक क्या करता है, द चेक कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम सर्टिफाई सर्टेन कंडीशन। देखो कुछ भी अगर हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, कुछ भी इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग एक चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे, एक चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि अगर कुछ 100 इज ग्रेटर देन 200 होगा भैया, ऐसा पहले तुम चेक कर लो, अगर ऐसा हुआ तो तुम कुछ करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आया होगा। इंडेक्स क्यों यूज होता है, यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। तो एक मतलब हम लोग इंडेक्स क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे, इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो अगर हम लोग के पास कुछ प्राइमरी की है, हम लोग यूनिकली रो या रिकॉर्ड को फेच कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फेच कर पा रहे हैं। अगर बहुत सारा डेटा है, दुनिया में अभी डेटा ही डेटा है, ठीक है, अगर मेरे पास बिलियंस ऑफ डेटा है, तो अगर हम लोग सीक्वेंसली उसको खोजने चले जाए तो मतलब मर जाएंगे, फिर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हैश टेबल के थ्रू कुछ इंडेक्स बना लेंगे, और क्या करेंगे, हम लोग उस इंडेक्स के थ्रू ही हम लोग वहीं पर पहुंचेंगे जहां पर हमको वो डेटा चाहिए। सो दैट इज फास्टर मैनर ऑफ फेचिंग द डेटा और रिट्रीविंग द डेटा। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं भैया, इंडेक्स बनाते हैं। होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल रीड अबाउट द डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, आप लोगों ने प्रियम्बल में भी इंटीग्रिटी पढ़ा होगा, बताइए इंटीग्रिटी क्या होता है, क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, बता करके बताइएगा। हम लोग अपने डेटा के इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सो फर्स्ट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है कि देयर आर नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। अगर मेरा एक टेबल है, अगर इस रो में 1 A B है, तो ये क्या बोलता है, इंटीग्रिटी एंटिटी इंटीग्रिटी, कि कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होगा, मतलब A B फिर से नहीं होगा, यही क्या बोलता है, एंटिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, सेकेंड इज डोमेन इंटीग्रिटी। ये क्या होता है, ये क्या करता है, इन्फोर्सेस वैलिड एंट्रीज फॉर ए गिवन कॉलम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप, द फॉर्मेट और रेंज ऑफ वैल्यूज। देखो डोमेन क्या होता है कि डोमेन हो सकता है कि मेरा सपोज क्रिकेट है, क्रिकेट को एक एंटिटी मानो, इसके अंदर बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है डोमेन इंटीग्रिटी, कि इन्फोर्स करता है कि कुछ मेरा जो मेरा टाइप और फॉर्मेट या रेंज ऑफ वैल्यू हो, वो क्या हो, वैलिड हो, क्या हो, वैलिड हो, मतलब फर्जी का नहीं हो भैया, फर्जी वाला नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंस क्या होता है, इससे याद आता है फॉरेन की, तो वहां पे क्या आता है, यहाँ पे क्या होता है कि रोज कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड्स। समझो अगर हम लोग एक टेबल को, टेबल 1 को टेबल 2 से ज्वाइन कर दिए बाय फॉरेन की, तो ये क्या बोलता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि हम लोग अगर कोई भी रो दूसरे टेबल के द्वारा यूज हो रहा है, जब हम लोग ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, जब हम लोग डीबीएमएस में जाएंगे, अभी तो हम लोग एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहे हैं पहले, तो वहां पे ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है भैया, ट्रांजैक्शन। तो क्या बोलता है, हो सकता है ना कि एक टेबल में हम किसी रो को डिलीट कर दिए,
पर अगर दो टेबल ज्वाइन है तो ऐसे आंख मूंद के आप किसी को तो डिलीट नहीं कर सकते हैं हो, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यही बोलता है कि आप बिना सोचे समझे अगर कोई भी टेबल रिलेट कर रहा है तो आप किसी का रो अपने मन से भैया डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया होगा, आगे चले, ठीक है। फोर्थ इज यूजर डिफाइन इंटीग्रिटी, ठीक है। कुछ इंटीग्रिटी ऐसा हो सकता है, कुछ रूल ऐसा हो सकता है जो कि यूजर डिफाइन कर सकता है, ठीक है। enforces some specific business rules that do not fall into entity domain or referential integrity. So we can take some example of that, right? अगर यूजर डिफाइन इंटीग्रिटी की बात करते हैं, समझो एक कंपनी है, समझो आपने एक कंपनी खड़ी की, एक स्टार्टअप अपने चालू करी, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज हैं, तो आप एक डिफिनिट उसमें क्या बोलेंगे कि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कुछ एक डिफिनिट अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डेफिनिट अमाउंट मिलेगा। तो आप वहां पे एक यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी इन्फोर्स कर देंगे कि भैया ऐसा ही होगा, आप बेवजह से इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। समझ में आया होगा, आगे चले, ठीक है। देखो अब क्या है कि जब भी हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो सिंटैक्स इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग सिंटैक्स नहीं सीखोगे तो आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख ही नहीं पाओगे। सिंटैक्स जो है एक बेसिक थिंग है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, कि आप कैसे डेटा डिफाइन कर रहे हो, कैसे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। सो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी कंसीडर्ड व्हेन वी try to learn something new programming language, alright। तो सबसे पहला आता है सिंटैक्स का डिफिनेशन। आपने देखा होगा कि बिहार एसटीटी जब हुआ था तो एक आया था कि आखिर सिंटैक्स, सबसे पहला जो एग्जाम हुआ था उसमें सिंटैक्स के बारे में आया था। होप आपको अगर याद होगा, अगर आपने बिहार एसटीटी दिया होगा, ठीक है। तो क्या बोलता है कि सीक्वल इज फॉलोड बाय अ यूनिक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस कॉल्ड सिंटैक्स। भैया कुछ यूनिक सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइंस है, मतलब तुम्हारे पास रूल है भैया, आर्मी के तरह रूल है, तुम इस रूल को फॉलो करोगे तो सही है, नहीं तो बड़ा दिक्कत है, राइट। नहीं तो आप फिर कंपाइलेशन एरर में चले जाओगे, बड़ा टेंशन, अरे क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा है, देखो। तो उससे पहले क्या है कि हम लोग क्लियर कर लेते हैं आखिर हम लोग सिंटैक्स लिखते ही कैसे, ठीक है। देखो ऑल द सीक्वेंस स्टेटमेंट स्टार्ट विद एनी ऑफ द कीवर्ड्स लाइक सेलेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं सेलेक्ट स्टार। इंसर्ट हम किसी टेबल में करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हम लोग उसके वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलम्स देते हैं, डेटा टाइप्स देते हैं। किसी हम लोग कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, किसी डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, किसी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यूज शो कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस, एंड ऑल द स्टेटमेंट्स इन विथ सेमीकोलन। क्या है कि मेरा कोई भी एसक्यूएल अगर हम लोग लिखते हैं, सपोज हम लोगों ने लिखा अपडेट टेबल नेम, ठीक है, कॉलम कुछ लिखे, सेट कुछ भी कॉलम का नाम था यहाँ पे, कॉलम नेम इक्वल टू 5। तो हम लोग कुछ भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेमीकोलन लगाएंगे। देखिए जैसे कि हम लोग लिखे सिलेक्ट नेम रोल फ्रॉम एस टेबल, इसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, तब हम लोग अपना क्या कर सकेंगे, अपना एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपना सीक्वल क्वेरी, ठीक है। देखो सीक्वल क्या है, केस इंसेंसिटिव, मतलब क्या है,
अगर आप कैपिटल में भी सिलेक्ट लिख दे रहे हो दैट इज ओके, आप अगर ऐसे भी सिलेक्ट लिख दे रहे हो तब भी आपका काम बनेगा, दैट इज इनसेंसिटिव। मतलब क्या है कि मतलब कैपिटल लिखो या मतलब स्ट्रांगली टाइप्ड नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत हो जा रहा है। जैसे कि HTML में आप HTML ऐसे लिखो या फिर HTML आप ऐसे लिखो, सो इट विल वर्क बोथ वेज। ऑलराइट, होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते तो वहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाज होता है, ठीक ना। यहाँ पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा को मैंने इंक्लूड किया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग एक नजर दौड़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने सारे डेटा टाइप्स यूज भी नहीं आते हैं हम लोग के सिंपल जिंदगी में। एग्जामिनेशन में हो सकते हैं कभी पूछ लिए जाए, एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सो पहला करते हैं इंट। सो सिंपल, इंट ही पहला होगा। जैसा कि आप जानते हैं इंट क्या होता है, 1 2 3 4। उसके बाद आप पढ़िए डेसिमल के बारे में पढ़िए, न्यूमरिक, मनी, स्मॉल मनी, टाइनी इंट, बीट, बिग इंट। तो ये सब इतना बड़ा तो डेटा पूछने वाला है नहीं आपसे, ठीक है, इतना बड़ा भी डेटा नहीं पूछेगा। स्मॉल इंट का ये पूछ सकता है, हाँ टाइनी इंट का पूछ सकता है, रेंज क्या है 0 से 255, बिट का 0 1, 0 से 1, ये सब आपसे कभी कभार पूछ सकता है। सो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। अब है सेकेंड, अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। इसमें क्या क्या आता है, फ्लोट और रियल। फ्लोट और रियल दो टाइप के होते हैं किसमें, अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप में, ठीक है। इसका कुछ रेंज है, मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखे हैं कि इसका कुछ रेंज पूछ लेता है कि बताओ कि फ्लोट टाइप का रेंज क्या है। सो एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ई का मतलब है एक्सपोनेंट, तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपोनेंट प्लस 38 है, ठीक है। अब क्या है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो डेट टाइम है, स्मॉल डेट टाइम है, डेट है, टाइम है। तो आप इन सबको देखेंगे, बिल्कुल ही आसान है, कोई भी टेंशन नहीं है, इसमें समय बर्बाद करने का कोई भी जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार बता देता हूं, देखिए डेट टाइम। डेट टाइम जब हम लोग यूज करेंगे एज ए डेटा टाइप तो इसका रेंज क्या होगा, जनवरी 1 1753 से दिसंबर 31 999 4 का 4 9, ठीक है। स्मॉल डेट टाइम यूज करेंगे जनवरी 1 1900 से जून 6 20 7 9, यहां तक इसका रेंज होगा। अगर आप सिर्फ डेट यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, स्टोर अ डेट लाइक जून 30 1991, या फिर हो सकता है कि आपसे कर दे कि जैन 1 2021, ऐसा होगा डेट में, ठीक है। ये जनरली यूज होता है ये डेट। टाइम में क्या होगा, स्टोर से टाइम डे लाइक 12:30 PM। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सब यूज होते हैं जब आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते होते हैं या कोई भी टेबल क्रिएट करते होते हैं, इंसर्ट करते हैं डेटा, तब आप लोग यूज करते हैं ये सब, ठीक है। होप समझ में आया होगा। अब देखो कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होता है, क्या होता है, केयर। ये सब तो इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज करते हैं। वेयर केयर सो इंपॉर्टेंट, हम लोग यूज करते हैं। वेयर केयर टू भी यूज करते हैं जनरली, ठीक है। वेयर केयर मैक्स, टेक्स्ट, एन केयर, एनवी केयर मैक्स, एन टेक्स्ट। एक बार आप इसको रीड कर लेंगे जब आपको PDF मिलेगा, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाइनरी डेटा टाइप में क्या हो जाएगा कि बाइनरी हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ 8000 बाइट से, भाई ये 8000 बाइट है। फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा, वेरिएबल बाइनरी हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ 8000 बाइट्स, वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा हो सकता है, वेर बाइनरी मैक्स हो सकता है, इमेज हो सकता है। देखो अब यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के हैं, ये मिसलेनियस है। ये क्या है, मिसलेनियस डेटा टाइप है, जैसे कि SQL वेरिएंट। ये क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट ही होते हैं, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये क्या करता है, SQL वेरिएंट स्टोर्स वैल्यूज ऑफ वेरियस SQL सर्वर सपोर्टेड डेटा टाइप्स, सर्वर सपोर्टेड डेटा टाइप एक्सेप्ट टेक्स्ट
एंड टेक्स्ट एंड टाइप स्टम्प। ओके, अब टाइप स्टम्प क्या है? तो टाइप स्टम्प क्या करता है कि डेटाबेस स्टोर करता है यूनिक नंबर दैट गेट्स अपडेटेड एवरी टाइम अ रो गेट्स अपडेटेड। देखो टाइप स्टम्प, अगर आप एक रो को अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये कब अपडेट हुआ? ये भी अपडेट हुआ, मेरा टाइम स्टम्प भी अपडेट हुआ। मतलब जब तुम अपडेट हुए उसी समय टाइम स्टम्प भी उस टाइम के साथ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है यूनिक आइडेंटिफायर। ये क्या करता है? स्टोर्स अ ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। तो मतलब जैसे हम लोग के पास जैसे आधार कार्ड है, समझो जैसे कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड में यूनिक नंबर है, यूनिक आईडी है। तो अगर हम लोग किसी चीज में हम लोग डेटाबेस में कुछ यूनिक नंबर उसको असाइन करना चाहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूनिक आइडेंटिफायर यूज कर लेंगे, ठीक है। XML क्या है? स्टोर्स XML डेटा। यू कैन स्टोर XML इंस्टांसेस इन ए कॉलम ऑफ SQL सर्वर। जब हम लोग XML पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कर्सर रेफरेंसेस टू ए कर्सर ऑब्जेक्ट टेबल स्टोर्स ए रिजल्ट सेट फॉर लेटर प्रोसेसिंग। ये सब आसान सब चीजें हैं। अब देखो, अब क्या हो सकता है कि एसक्यूएल में कुछ लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आप जानते हैं क्या क्या हो जाएगा? प्लस माइनस मॉड्यूलस, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल, ये सब हो जाएगा आपके पास। तो एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या हो सकता है? ऑल हो सकता है, एंड हो सकता है। ऑल में क्या होगा कि मेरा जितना भी डेटा है, अगर ऑल हम लोग यूज करते हैं अपने एसक्यूएल के साथ, तो सारे डेटा में चेक करेगा, ऑल डेटा में चेक करेगा मेरा रिजल्ट है कि नहीं है, ठीक है। एंड आप समझ रहे हैं क्या है? एनी मतलब कि मेरा डेटा जितना भी है उसमें से कोई, ठीक है, बिटवीन एक रेंज के बीच होगा। एक अगर से 10 के बीच हम लोग जाना है इसके बीच, तो हम लोग बिटवीन यूज करेंगे। एग्जिस्ट का क्या यूज है? एग्जिस्ट का यूज है कि कोई भी डेटाबेस में मेरा बहुत सारा डेटा है। क्या है? मेरा बहुत भैया डेटा है, बहुत डेटा है। तो हम लोग को पता ही नहीं है कि मेरा डेटा वहाँ है कि नहीं है, तो हम लोग एग्जिस्ट लगाएंगे और चेक करेंगे कि मेरा इस सेट में मेरा अपना डेटा है या नहीं है, ठीक है। इन क्यों यूज करोगे? इन यूज करोगे अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस है, जैसे कि A, B, C। अगर आप पता करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट A सेक्शन से बिलोंग कर रहा है या B से या C से, आपके पास मेनी ऑप्शंस है, आप इन लगाओगे, अगर आपको इनमें से कोई एक मिल ही जाएगा, ठीक है। लाइक के बारे में हम लोग डिटेल में यूज करेंगे। लाइक हम लोग कोई भी जैसे कि मेरे पास समझो कि मेरा ये चैनल में पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पे, ठीक है। अगर हमको C से, ठीक है, अगर हमको O से चाहिए, सेकेंड लेटर मेरा O होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? एक वाइल्ड कैरेक्टर डैश यूज करेंगे, OMPUTER करेंगे। तो ये क्या करेगा कि आगे कुछ भी एक कैरेक्टर लो, लेकिन मेरा ये सारा सेम होना चाहिए। लाइक में हम लोग ऐसे करते हैं। या फिर A करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे A फिक्स है, इसके बाहर कुछ भी रहेगा, लेकिन मेरा A यहाँ पे रहेगा, मतलब लाइक इसके तरह कुछ खोज रहे हैं हम लोग, ठीक है। नॉट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। और का मतलब समझते हैं, या एक नहीं तो दूसरा। इज नल क्यों चेक करते हैं? इज नल हम लोग यूज करते हैं टू चेक नल वैल्यूज। क्या मतलब कि अगर मेरा कोई भी डेटा नल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर आप बताओ, आपको एग्जांपल लो, जैसे स्कूल नेम इज नल,
अगर हम लोग कुछ ऐसा चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि स्कूल नेम में कुछ नल है कि नहीं है, ठीक है। यूनिक को मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ हम लोग के पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी एक यूनिक चाहिए तो हम लोग यूनिक वहां पे एसक्यूएल क्वेरी के साथ लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएशन क्या करेंगे भैया, डेटाबेस क्रिएशन। तो कैसे क्रिएट होता है, हम लोग लिखेंगे CREAT क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, और उसके बाद क्या लगाएंगे, सेमीकोलन सिंटैक्स में हम लोग पढ़ा था। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट DB। अगर आप बनाना चाहते हो अपना डेटाबेस तो बनाओ क्रिएट, लिखो डेटाबेस। मैंने आपको बताया था केस इनसेंसिटिव है, आप छोटी बड़ी कुछ भी लिख सकते हो। क्रिएट डेटाबेस, अगर आपका नाम है, समझो क्या नाम है आपका, रामचंद्र, राम आपका नाम है, तो आप क्या किए, राम नाम का एक क्या बनाए, डेटाबेस बना लिए, ठीक है। आपने डेटाबेस बना लिया, अगर आप उसको देखना है कि मेरा डेटाबेस दिख कैसे रहा है, तो आप क्या करोगे, शो करोगे, डेटाबेसेस लिखोगे, तो आपको अपने वहां पे जितना भी मेरा सर्वर में डेटाबेस है वो सारा डेटाबेस आ जाएगा। समझो अगर मेरा पहला डेटाबेस टेस्ट DB बना हुआ था तो आएगा, फिर राम आएगा, मतलब सारा डेटाबेस दिख जाएगा हमको, ठीक है। अगर कोई भी हमको डेटाबेस खत्म करना है, मतलब चाहिए हमको इस डेटाबेस का जरूरत ही नहीं, किसी कारणवश बन गया, अब जरूरत नहीं है, तो हमको क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप लिखेंगे, डेटाबेस का डेटाबेस लिखेंगे, और फिर डेटाबेस का नाम, जैसे हम लोगों ने राम बनाता था राम लिखेंगे, तो ये हम लोग का डेटाबेस क्या होगा, चल खत्म, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो टेबल इज सो इंपॉर्टेंट इन द डेटाबेस, वी नो दैट। तो हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि हम लोग टेबल क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस में, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहां पे ले लो रोल नंबर, यहाँ पे ले लो नेम, यहाँ पे ले लो सेक्शन, यहाँ पे ले लो क्लास टीचर, ठीक है। अब हमको इस टेबल का नाम देना है क्या, स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल को कैसे बनाएंगे, देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम क्या दे रहे हैं भैया, स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, फिर कॉलम 1 मतलब रोल, और इसका डेटा टाइप क्या लेंगे, ले लो इंट ले लो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद कॉलम, उसके बाद दूसरा क्या है, नेम, इसमें ले लो भैया क्या, वेयर केयर ले लो, ठीक है। यहां पे हम लोग को एक बात ध्यान देना होता है कि हम लोग यहाँ पर हम लोग इसका साइज भी असाइन करते हैं, ठीक है। इंट में हम लोग मैक्सिमम 3 दे देते हैं, इसका 10 दे देते हैं। उसके बाद हम लोग सिमिलरली सेक्शन के लिए फेयर केयर ले सकेंगे। तो इस तरह का हम लोग करके फिर सेमीकोलन लगा देंगे, और जब हम लोग इंटर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा लिख के कि टेबल क्रिएटेड, क्या लिख के आ जाएगा, टेबल क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे जेनेरिक फॉर्म है, कैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, कॉलम देंगे, उसका डेटा टाइप देंगे, फिर दूसरा कॉलम लेंगे, उसका डेटा टाइप देंगे, तीसरा कॉलम लेंगे, उसका डेटा टाइप दे दें। ऐसा हम लोग एन तक जाएंगे, मतलब हमको जहां तक चाहिए वहां तक। तो इनमें हम लोग को कुछ कंस्ट्रेंट भी बना सकते हैं, जैसे अगर हम लोग को प्राइमरी की बनाना है किसी को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी की 1 और मोर कॉलम, मतलब हो सकता है ना
कि एक ही कॉलम से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं सारे कॉलम को, सारे रिकॉर्ड्स को, सॉरी। हो सकता है ना कि कोई दो कंबाइन करके हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, तो हम लोग यहाँ पे कॉलम्स का ग्रुप बना के देंगे या फिर एक कॉलम दे देंगे। अगर हम लोग स्टूडेंट का बात करें तो हम लोग रोल नंबर से ही मेरा प्राइमरी की हो जाएगा, तो प्राइमरी की यहाँ पे हम लोग रोल लिख देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद किया, उसके बाद सेमी कॉलम, दैट इज टेबल। टेबल क्रिएट हो गया भैया, समझे कि नहीं। अब देखो, अगर हम लोग कस्टमर टेबल बनाए, अब हमको देखना है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब हमको व्यू देखना है कि मेरा व्यू दिख कैसे रहा है। तो हम लोग DESC मतलब डिस्क्रिप्शन लेंगे, कस्टमर का सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर दाबेंगे, भैया दिख जाएगा कि टेबल तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, देख लो, कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर किसी टेबल को ड्रॉप करना है तो क्या करोगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, उसके बाद क्या लिखेंगे, टेबल का नाम, याद रखो, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर हमको अपने टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, ये तो आपने कर लिया क्या, एक स्ट्रक्चर तैयार, क्या कर लिया भैया, स्ट्रक्चर तैयार। अब स्ट्रक्चर से थोड़े ना काम चलता है, उसके अंदर डेटा भी तो डालना पड़ेगा। तो डेटा कैसे डालोगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, किसमें, टेबल का नाम, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो भी हमको कॉलम चाहिए, उसके बाद ब्रैकेट बंद, यहां से यहां ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यूज, क्या लिखेंगे, वैल्यूज, कॉलम कॉलम कॉलम। अब उसमें वैल्यूज क्या डालोगे, तो जो यहां पर है उसी का वैल्यू यहां पर है, जो यहां पर कॉलम है भैया उसी का वैल्यू यहां है, जो यहां है उसी का वैल्यू यहां है, जो n है उसी का वैल्यू यहां है, याद रखना, याद रखना। ये हो गया पहला टाइप। दूसरी तरह से भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, वो बताओ सर कैसे होगा, अभी बता देता हूं, क्या टेंशन है। देखो, अगर आपको पता है डिस्क्रिप्शन अपने टेबल का याद है तो भैया कॉलम को मत करो, ठीक है। अगर आपको सारे कॉलम में नहीं डालना है, आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम में डालना है, तो आप कॉलम का नाम लिखो, फिर वैल्यूज करो, फिर उसमें डेटा डालो, ठीक है। अगर आपको 5 कॉलम नाम याद है अपने मन में, तो बस वैल्यूज ही डालो, जैसे कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और जो जो हमको डेटा डालना है, कॉमा 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 कॉमा, लास्ट में सेमीकोलन डाल के इंटर दबाओ, तो क्या लिखा जाएगा, डेटा इंसर्टेड, 1 रो क्रिएटेड, ऐसे करके लिखाता है, ठीक है। होप समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चले ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि मेरे पास पहले से एक एग्जिस्टिंग डेटा, एक एग्जिस्टिंग टेबल है, क्या है, एग्जिस्टिंग टेबल है, तो क्या लफड़ा करना यार, बार बार अगर यहीं से कुछ मेरा काम चल जाता है एग्जिस्टिंग टेबल से, तो बार बार क्या उसका स्ट्रक्चर बनाना, बार बार डेटा डालना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले से टेबल है उसका यूज करेंगे, काम आसान करेंगे, वहां से डेटा फेच करेंगे, अपने नए टेबल में इंसर्ट कर लेंगे, सो सिंपल। तो कैसे करेंगे उसको जानना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू फर्स्ट टेबल, मतलब हम लोग अभी जो टेबल बनाए हैं, ठीक है, अभी जो टेबल बनाए, नया टेबल भैया, नया टेबल दोस्त, अभी जो हम लोग टेबल, नया टेबल बनाए, उसका कौन कौन कॉलम में डेटा डालना है वो डाले, और कहां से कौन सा कॉलम डालना है वो लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू फर्स्ट टेबल, क्या क्या कॉलम में डालना है, फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे भैया, क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या डालना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n, कहां से, फ्रॉम सेकंड टेबल, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल से। कब, हम लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं, वेयर सम कंडीशन इज गिवन, ठीक है,
समझ में आया होगा। देखो जैसे सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 फ्रॉम कॉलम, ये हम शो कर सकते हैं अपना डेटा, शो कर सकते हैं अपना डेटा या रो, या फिर आप बोल दो रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब ये आप जैसे कि आप मतलब सिलेक्ट करते कोई डेटा शो करने के लिए, मेरा डेटा शो कर रहा है कि हम लोग कैसे स्क्रीन पे अपना डेटा देखेंगे कि क्या क्या इंसर्ट है डेटा इस कॉलम के अंदर। ठीक है, उसी तरह सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स, तो आपको ये क्या करेगा, कस्टमर टेबल से आपको ऐसा दिखाएगा। ये कस्टमर टेबल है, आपको क्या दिखाएगा, आईडी, आपको क्या दिखाएगा, नेम, आपको क्या दिखाएगा, सैलरी, और उसमें जो भी डेटा होगा टेबल में वो सारा दिखा देगा। समझो आईडी 1 है, नेम ए है, सैलरी 10,000 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर समझो सी है, फिर सैलरी 50,000 है, ऐसा करके आपको ये शो कर देगा टेबल। ठीक है, समझ में आया, आगे चले। ठीक है, देखो अगर हम लोग सेलेक्ट स्टार करते तो इसका क्या मतलब होगा कि ऑल रिकॉर्ड्स को शो करो भैया, मेरे टेबल में जितना रिकॉर्ड है ना, जितना रिकॉर्ड है सबको शो करो, हमको सबको देखना है, हम अपनी स्पेसिफिक नहीं रहना है, दिखाओ क्या क्या है, मेरे पास काफी टाइम है, चलो सब रिकॉर्ड दिखाओ भैया, हम सर्टन ही नहीं है हमको क्या चाहिए, सब दिखाओ, मेरा मर्जी जो होगा बाद में हम उसके साथ अपना नाचेंगे गाएंगे ऐसा करेंगे और क्या। ठीक है, तो क्या करेगा स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो उस टेबल में जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा दिखा देगा। ठीक है, जैसे कि ये टेबल, इस टेबल में मेरा से 7 डेटा था, 7 रो था, तो अगर सिलेक्ट स्टार हम लोग कर रहे हैं इस टेबल में तो सारा डेटा ही दिखा दे रहा है। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ ले कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दे कॉलम, आपसे ऑप्शन में दे कि ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है फ्यू स्टूडेंट्स, या फिर आपको आंसर दे दे, ऑप्शन दे दे सिलेक्ट कर रहा है ऑल स्टूडेंट्स, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल रिकॉर्ड्स, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, देखो सिलेक्ट तो कर लिए, सिलेक्ट स्टार कर लेंगे तो सारा डेटा दिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको अगर मिलियंस ऑफ डेटा है, लाख्स ऑफ डेटा है, 1000 डेटा है, हमको क्या मतलब यार सारा डेटा से, हमको तो स्पेसिफिक डेटा चाहिए। अगर स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो कुछ तो कंडीशन लगाना पड़ेगा ना, तो कंडीशन लगाने के लिए क्या क्लॉज यूज होता है, दैट इज वेयर, रिपीट आफ्टर मी, क्या बोलो ना, वेयर। ठीक है, तो कैसे यूज होता है देखिए, अगर हम लोग कोई भी सिलेक्ट करते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम देंगे और वेयर देंगे कंडीशन। एग्जांपल देके दिखाता हूं, देखो सिलेक्ट कर रहे हैं रोल नंबर सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट कोई एक मेरा कॉलम होगा स्टूडेंट ग्रेड का इक्वल टू ए सेमीकॉलन। तो ये क्या करेगा, रोल नंबर, ये ऐसा रिजल्ट देगा। देखो भैया, यहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे सेक्शन होगा, और जहां पर ए ग्रेड होगा वो हमको दिखा देगा इस रिजल्ट में। ए ग्रेड वाला का मेरा ये दोनों डेटा दिखा देगा। ठीक है, समझ में आया, चलें आगे। देखो हो सकता है ना कि वेयर में एक ही कंडीशन नहीं हो, मेरे पास डिफरेंट कंडीशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड लगा देंगे कि जैसे कि मेरा ग्रेड इक्वल टू ए हो, एंड उसका जो है मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो, एंड सेक्शन ए हो।
तो इसमें क्या होगा कि वो सारा डिटेल कॉलम 1 2 3 एन तक का देगा उस टेबल से, जहां पर ग्रेड ए हो एंड और मैथ का मार्क 70 हो और उसका सेक्शन ए हो। तो ये तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वही मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, हो सकता है ना और भी हो सकता है। क्या मतलब, अगर ये सही है तो भी रिजल्ट दो, ये सही है तो भी रिजल्ट दो, ये सही है तो भी रिजल्ट दो। इसमें ये नहीं है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी। कोई भी वन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो रिजल्ट आएगा ही आएगा दोस्त। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चले। ओके, अब देखो क्या होता है कि मतलब समझो कि दुनिया कांस्टेंट ही नहीं है, हमेशा बदलाव ही होते रहता है दुनिया में। समझो तुम्हारे पास आज 100 रुपया है, कल तुम्हारे पास 200 हो जाएगा, भैया तुम मेहनत कर रहे हो 300 हो जाएगा, फिर 10, फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम मुझे भूल जाओगे, तुम मुझे भूल गए। अब क्या, क्यों भूल गए, क्योंकि तुम्हें 1 लाख रुपया महीना मिलने लगा। तो 1 लाख रुपया तुमको महीना मिलने लगा, तो तुम्हारा टेबल पहले कुछ ऐसा बना हुआ था जब तुम 100 रुपया कमा रहे थे। अब इसको 100 को तो हटाना पड़ेगा ना भैया, चमक तो चाहिए भैया जिंदगी में। चमक दिखाओगे कैसे जब तक अपडेट नहीं करोगे इसको 1 लाख में। तो चमक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, समझ में आया होगा। तो अपडेट कैसे करते हैं, देखो अपडेट लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे और हमको क्या सेट करना है, सेट लिखेंगे, ये कॉलम का नाम लिखेंगे और क्या क्या करना है हमको अपडेट। मेरा भैया शहर भी तो चेंज हो गया, पहले तुम पटना में रहते थे, अब तुम पुणे पहुंच गए हो। तो हम लोग एड्रेस पुणे कर दिए सेट। कब सेट किए, सबका तो नहीं हुआ ना, जो मेहनत किया उसकी नौकरी लगी वही पुणे गया। तो वेर ID = 6 जिसका था उसका एड्रेस हम लोग पुणे सेट कर दिए भैया, अपडेट कर दिए, जा मजे कर पुणे में। ठीक है, होप समझ में आया होगा। अब डिलीट का क्या माजला है, अरे डिलीट कैसे करोगे। अब देखो, डिलीट क्वेरी यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। याद रखना, रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिलीट यूज करते हैं। अगर रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए तो हम लोग डिलीट यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, डिलीट लिखेंगे, कहां से डिलीट करना है उस टेबल का नाम लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और क्या कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन नहीं लगाए तो सारा खत्म, सारा का सारा खत्म भैया, जितना रिकॉर्ड होगा सब खत्म हो जाएगा अगर कंडीशन नहीं लगाए तो। इसीलिए यू हैव टू मेंशन द कंडीशन, दैट इज नेसेसरी, यू कैन से कि आप कंडीशन लगाओ, नहीं तो आप सारा डेटा खो दोगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, डिलीट करो कस्टमर टेबल से जहां पे ID 6 हो। अरे भैया ये तो लखपति था, पुणे गया था, इसको डिलीट क्यों कर रहे हो, पूछ के बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने बताया था आपको कि लाइक के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लाइक इज समथिंग दैट इज आस्क्ड एवरी टाइम इन एनी एग्जामिनेशन। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप बैंकिंग के कंप्यूटर लिटरेसी के एग्जाम दे रहे हो, आप लोग TGT PGT STET के एग्जाम दे रहे हो भैया, नवोदय विद्यालय के एग्जाम दे रहे हो, केंद्रीय विद्यालय, हर एक जगह मैंने देखा है कि लाइक से क्वेश्चन पूछता है, इधर से घुमा के उधर से घुमा के सीधे रास्ते से। सो इसको देखते हैं। मेरे पास 2 वाइल्ड कैरेक्टर यूज होता है, फर्स्ट परसेंटेज एंड सेकंड इज अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसका क्या यूज होता है उसको देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देखो, वेर सेरिल लाइक 2, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा 200 के बाद परसेंटेज है, क्या होगा कि मेरा 200 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ भी होगा
उसके बाद कुछ भी होगा, ये 2000 भी हो सकता है, 200 के बाद ये कितना भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन मेरा 200 से स्टार्ट होगा ही होगा। सेकंड को देखो कि सैलरी इज लाइक दिस वन, परसेंटेज है, 200 है, परसेंटेज है, मतलब इधर कुछ भी डालो इधर कुछ भी डालो, लेकिन भैया बीच में 200 होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो ये सैलरी इतना है, तो ये 0 परसेंटेज है, तो क्या है कि मेरा सेकेंड और थर्ड पोजीशन में 0 होगा, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी होगा, और लेकिन मेरा यहाँ पे एक कैरेक्टर कुछ और होगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड पोजीशन में 0 होगा। अगर परसेंटेज लगाया तो मतलब आगे कुछ भी है, ठीक है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पे देखो, देखो इसमें क्या होगा कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्या होगा कि इसमें कम से कम ये तो डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, बीच में कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, कुछ हो सकता है बाद में, कुछ नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा थ्री लेंथ जो है वो फिक्स है, मतलब ये 3 लेंथ का तो जरूर कम से कम होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसके आगे कुछ भी लिखो भैया, मेरा लास्ट लेकिन 2 से ही होगा, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो। सेकंड देखो मैं बड़ा लिख देता हूं यहाँ पे क्या है कि मेरा सेकंड पोजीशन में 2 है, ठीक है, और एंड हो रहा है 3 से, बीच में कुछ भी लिखो, और लेकिन मेरा सेकंड पोजीशन 2 होगा ही होगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर कुछ भी, एक अंडरस्कोर का मतलब है एक कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 3 है, स्टार्ट 2 से होना चाहिए, एंड 3 से होना चाहिए। अब यहाँ पे जितना भी डैश है यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, अगर हम लोग 5 डैश देते हैं तो मतलब इसमें 5 कैरेक्टर बीच में होना ही चाहिए, ठीक है, समझ में आया होगा। देखो जब हम लोग बहुत सारा डेटा के साथ काम करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बहुत सारा डेटा के साथ काम करते हैं दोस्त, तो हो सकता है ना कि हम लोग समझो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में 4000 स्टूडेंट पढ़ते होंगे, आप यूनिवर्सिटी पास कर चुके हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में 4000 स्टूडेंट पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी को पता करना है कि भैया मेरा टॉपर 3 कौन सा है, किसको भैया तगमा वो गोल्ड मेडल पहनाना है, तो क्या करेगा सारा डेटाबेस में, मैन्युअली तो देखने जाएगा नहीं कि देखो तो किसका है ज्यादा, देखो तो ए क्लर्क, ए भैया जरा देखो तो किसका है ज्यादा, किसी को बैठा दिया, अरे देख के बताना, तो किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक ना। मेरे पास आसान मेथड है, हम लोग वो यूज करेंगे। क्या मेथड है देख लेते हैं। हम लोग क्या क्लॉज यूज करेंगे, टॉप क्लॉज यूज टू फेच द टॉप n नंबर ऑफ x% रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। टॉप n मतलब टॉप 10 निकाल लो, टॉप 3 निकाल लो, ठीक है, टॉप कुछ परसेंटेज x% निकाल लो, ठीक है। ऑल द डेटाबेसेस डू नॉट सपोर्ट टॉप, हाँ ये तो मैंने भी देखा कि सारा डेटाबेस टॉप को सपोर्ट नहीं करता है। माई स्क्वेल अगर आप यूज करते हैं तो वो लिमिट सपोर्ट करता है, अगर आप ऑरेकल यूज करते हैं तो रो नम आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो ऑर्डर बाय क्या होता है, ऑर्डर बाय इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा, याद रखो भैया, sort the data in ascending or descending order based on one or more columns, ठीक है। कैसे कि select column list, कुछ कॉलम आपने select किया from कुछ टेबल नेम किया, where कंडीशन डाला, ऑर्डर बाय किया समथिंग, ठीक है। और अगर आपको ascending में चाहिए, देखो डिफॉल्ट तो मेरा ascending ही होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट ascending होता है। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आपको DESC लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में वो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अब ग्रुप बाय क्या होता है,
ग्रुप बाय क्लॉज क्या है? तो ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन कोलैबोरेशन विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। अगर मेरा कुछ आइडेंटिकल डेटा है उसको ग्रुप में हमको सजाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय कर देंगे। ठीक है, कैसे होता है उसको देखते हैं। कुछ भी सिलेक्ट किए कॉलम 1 2, किसी टेबल से फ्रॉम टेबल नेम देंगे, वेयर में कुछ कंडीशन देंगे, ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2, ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2। तो ग्रुप बाय क्या करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 से। मतलब अगर हमको ग्रुप बाय नेम और सरनेम से करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय नेम या सरनेम। तो मेरा जो भी रिजल्ट आएगा ना भैया, वो नेम और सरनेम के ग्रुप को कंसीडर करते हुए वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो सिलेक्ट नेम कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं सैलरी का फ्रॉम कस्टमर, ग्रुप बाय नेम कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, मेरा नेम यहां पे रहेगा। ठीक है, सम ऑफ सैलरी निकाल रहे हैं, इसमें एलाइस यूज नहीं कर रहे हैं तो ये सम हो जाएगा, सम सैलरी। तो अब अगर हम लोग का नेम से करना है तो हम लोग ABC, कुछ भी सम हो जाएगा इसका 200 300 400। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ग्रुप बाय से यही है कि ग्रुप बाय नेम से है कि हम लोग सिलेक्ट कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हम लोग ग्रुप बाय किससे कर रहे हैं, नेम से कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब देखो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम लोग डुप्लीकेट को एलिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं, डुप्लीकेट एलिमिनेशन। ठीक है, कैसे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट अगर लिख ही दिए पहले ही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम n तक, किसी टेबल्स और कंडीशन लगा दी, तो अगर इसमें कुछ भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगा, अगर इस रोज में कुछ भी डुप्लीकेट होगा तो उसको नहीं लेगा, सिर्फ जो मेरा यूनिक वैल्यूज होगा, यानी जो भी मेरा डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा, जो भी मेरा डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा उसको ही शो करेगा। क्या, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू रीड नाउ, दैट इज अल्टर कमांड। तो अल्टर टेबल कमांड क्या करता है, अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एग्जिस्टिंग टेबल। You should also use the alter table command to add and drop various constant on existing table। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कॉलम में, एग्जिस्टिंग टेबल में। अगर एग्जिस्टिंग टेबल में हमको कुछ भी चाहिए, हमको अपडेट करना है या डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल हम लोग किस तरह से यूज कर पाएंगे उसको देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट क्या है भैया उसको देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि हम लोग अगर ऐड न्यू कॉलम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एग्जिस्टिंग में यहां तक मेरा 1 2 3 कॉलम था, अगर चौथा जोड़ना है तो क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम दे देंगे 4 और 4 का डेटा टाइप दे देंगे इंट। एज ए एग्जांपल मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सेकंड, अगर करना है आपको ड्रॉप, अगर आपको दूसरा कॉलम चाहिए ही नहीं तो आप क्या करोगे, आप करोगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम दोगे, ड्रॉप लिखोगे, फिर क्या करोगे, कॉलम लिखोगे, फिर किस कॉलम को ड्रॉप करना है वो लिखोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर ये स्टूडेंट टेबल है, स्टू टेबल है, तो आप क्या करोगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टू, ड्रॉप लिखोगे कॉलम 2, तो आपका ये कॉलम 2 यहां से ड्रॉप हो जाएगा, आपका टेबल कुछ इस तरह दिखने लगेगा। समझ में आया होगा। थर्ड, अगर किसी का डेटा टाइप चेंज करना है तो क्या करेंगे, डेटा टाइप से मेरा क्या है, आप जब इंसर्ट कर रहे थे टेबल में या आप क्रिएट कर रहे थे तो आप कुछ कॉलम नेम लिखते थे, आप यहाँ पे डेटा टाइप लिखते थे।
अगर आपका डेटा टाइप इंट है, अगर आपको इसको var char में चेंज करना है तो कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, अल्टर टेबल टेबल नेम सेम चीज, आप लिखोगे मॉडिफाई, और कॉलम, किस कॉलम का डेटा चेंज करना है भैया, इस कॉलम का, इस कॉलम का यहाँ पे दो नेम, और डेटा टाइप क्या करना है var char, तो यहाँ पे var char लिख दो, सेमीकोलन लगा दो, तो आपका डेटा हो जाएगा चेंज। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अल्टर का यूज है, सबको एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमको मॉडिफाई करना है डेटा टेबल को नॉट नल, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई लिखेंगे, कॉलम नेम लिखेंगे और डेटा टाइप लिखेंगे, और उसको क्या बोलेंगे भैया तुम नल नहीं होगे। ठीक है, फिर क्या है सेकंड, अल्टर टेबल टेबल नेम, अगर ऐड करना है हमको कोई भी कंस्ट्रेंट, तो हम लोग करेंगे ऐड कंस्ट्रेंट लिखेंगे, फिर कंस्ट्रेंट का नाम लिखेंगे। कंस्ट्रेंट तो भैया कंस्ट्रेंट है, लिखना ही है, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है। ठीक है, अगर यूनिक करना है तो यूनिक क्या क्या यूनिक होना चाहिए, उस कॉलम को ऐड करके सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, अगर हमको कोई भी कंस्ट्रेंट करना है माइक यूनिक कंस्ट्रेंट और चेक भी लगाना है तो आप चेक लगा लो। अगर कंस्ट्रेंट प्राइमरी की जोड़ना है तो आप ऐड लिखो, कंस्ट्रेंट लिखो, प्राइमरी की लिखो, क्या प्राइमरी की किस कॉलम को बनाना है, प्राइमरी की लिख के उसके अंदर उस सारे कॉलम्स को आप क्या करो, मेंशन करो, उसके बाद सेमीकोलन लगाओ, इंटर दबाओ, आपका वो कंस्ट्रेंट बन जाएगा। ये क्या माय प्राइमरी की, और क्या प्राइमरी की बना है किस कॉलम पे, वो यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है तो आप क्या करोगे, ड्रॉप लिखो, अल्टर टेबल टेबल का नाम सेम जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और जिस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है उसका नाम लिख लियो और इंटर कर दो, आपका कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइमरी की ड्रॉप करना है तो आप कैसे करोगे, अल्टर टेबल टेबल नेम लिखो, ड्रॉप करो, कंस्ट्रेंट लिखो, और प्राइमरी की जो आपने बनाया था यहाँ पर उसका नाम लिखो, उसके बाद इंटर दबाओ, भैया आपका प्राइमरी की छूमंतर हो जाएगा। ऑलराइट, होप समझ में आया होगा। अब देखो ट्रंकेट क्या होता है। अब ट्रंकेट क्या होता है दोस्त, ट्रंकेट क्या होता है, ट्रंकेट यूज टू डिलीट कंप्लीट डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। अच्छा, मेरा जितना भी डेटा है टेबल में उन सारे को अगर डिलीट करना है तो हम लोग ट्रंकेट यूज करेंगे। मेरा एक टेबल है, आप हो ए, आप हो बी, आप हो सी, आप हो डी, आप 1 2 3 4 हो, आप 8 9 11 10 हो। अगर आप ट्रंकेट इस टेबल को कर रहे हैं, एस है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम एस दे रहे हैं, तो आपका ये सारा डेटा खत्म, स्ट्रक्चर बना रहेगा। अगर वहीं पे ड्रॉप टेबल करते हैं तो ड्रॉप टेबल क्या करता है, डिलीट द कंप्लीट टेबल बट इट वुड रिमूव कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम द डेटा बस एंड यू नीड टू, देखो सॉरी, अगर आप ड्रॉप टेबल करते हो तो ये सारा सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, आपका बस ये बना रह जाएगा। अगर ये भी नहीं बना रहेगा यार ड्रॉप में, बस सब खत्म, नील नील बटा सन्नाटा। अगर ट्रंकेट करते हो तो आपका स्ट्रक्चर तो बना रहेगा पर ये सारा डेटा खत्म। होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये दोनों अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छे से नोट बनाइए। ठीक है, बड़ा ही काम आएगा। आगे चलते हैं। Now we will read about the aggregate function that is very important for your examination भाई। ठीक है, देखो भैया, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए एग्रीगेट फंक्शन बहुत ही यूज होता है। पहला, सबसे पहला है काउंट। तो काउंट क्या करता है, अगर आप लोग करते हो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल से किए, तो ये क्या करता है कि मेरा जितना भी टेबल में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मतलब मेरा क्या है, मेरा जितना भी रो है उस सारा आपको काउंट करके ये बताएगा। सम आपने जैसे कि एक एग्जांपल में देखा था, अगर आपको सम सैलरी का निकालना है
तो हम लोग सम लिखेंगे सैलरी, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप एवरेज करेंगे, एवरेज सैलरी। अगर किसी जगह से मिनिमम निकालना है तो मिनिमम मार्क्स ले लो, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम मार्क्स आपका आ जाएगा, मैक्सिमम में से हमें मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। हैविंग क्लॉज हम लोग एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं, आखिर यूज ही क्यों करते हैं वो तो समझना पड़ेगा। हैविंग क्लॉज enables you to specify condition that filter which group result appear in the result। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर सो इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इट, यू नो, अपने दिल के अंदर घुसा लो इस स्ट्रक्चर को। पहले क्या होता है, पहले सिलेक्ट करोगे, कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे, क्या कॉलम सेलेक्ट करना है वो लिखोगे, वेयर में कंडीशन दोगे, ग्रुप बाय कुछ करना है तो वो लिखोगे, हैविंग। देखो जब आप ग्रुप बाय यूज करते हो तो आप वेयर नहीं यूज करते, आप वेयर के जगह पे क्या यूज करते हो, हैविंग यूज करते हो। क्या यूज करते हो, हैविंग यूज करते हो। ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं तो हैविंग यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो डिफरेंट टाइप्स के कुछ हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होते हैं SQL में, उसको देखने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो अगर आप एल केस या लोअर लिखते हो तो अगर आप लोअर एल लिखते हो तो आपका रिजल्ट लोअर एल आएगा। अपर लिखते हो तो आपका रिजल्ट, अगर एल अपर में करते हैं तो आपका रिजल्ट कैपिटल एल आएगा। कॉनकेट करते हो, देखो जैसे कैसे, कॉनकेट ए बी तो आपका ए बी आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो सब स्ट्रिंग इजी कैलकुलेशन 5 11, तो क्या है ये कि यहां से 1 2 3 4 5 लो, कहां से 1 2 3 4 5 सी तक आया 5, तो हम लोग शुरुआत से 5 तक गिने और 5 से 11 करेक्टर तक जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 करेक्टर जाएंगे, मतलब 5 से 11 मतलब 16 तक जाएंगे। देखते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कैसे होगा, 15 कैसे हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो मतलब क्या हो गया कि एक 5 भी तो इंक्लूड होगा। अगर 5 भी इंक्लूड हुआ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग शुरुआत से 5वां कैरेक्टर पे गए और 5वां कैरेक्टर से 11 कैरेक्टर और आगे गए, और जो आया वही मेरा इसका रिजल्ट आया सब स्ट्रिंग से। इन स्ट्रिंग क्या करता है कि बॉल फुटबॉल में हम लोग बॉल खोजेंगे, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहला ऑकरेंस जो है इन स्ट्रिंग, तो मेरा रिजल्ट 5 देगा। ठीक है, लेंथ किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा। ट्रिम क्या होता है, ट्रिम को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रिम, दो तरह का ट्रिम हो गया, आर ट्रिम एल ट्रिम। एक तो हो गया राइट ट्रिम, एक हो गया लेफ्ट ट्रिम। ये हो गया राइट ट्रिम, ये लेफ्ट ट्रिम। तो अगर समझो लिखा हुआ है लेफ्ट और यहां पे मेरा राइट ये है, अगर यहां पे एक स्पेस छुटा हुआ है, इसको हम आर ट्रिम के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा के मेरा आंसर कर देगा लेफ्ट। तो ट्रिम क्या करता है, अगर मेरा लेफ्ट या राइट में कुछ स्पेस है तो उसको ट्रिम करके हटा देगा। ठीक है, अब एल पैड क्या है, आर पैड क्या है। एल पैड क्या है कि लेफ्ट साइड में पैडिंग कर देगा, पैडिंग मतलब कुछ चिपका देगा। कैसे, देखो टेक है, टेक ये 8 कैरेक्टर का बनाना है। टेक को क्या चिपकाना है, 0 चिपकाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट में चिपकाना है। तो क्या करो भैया,
4 करो जीरो और टैग करो लिखो और कितना हो गया, ये टोटल हो गया 8। समझ में आया होगा। इनिट कैप मतलब क्या है कि पहला लेटर, हिंदी में लिख देता हूं, पहला लेटर को कैपिटल करना है, पहला लेटर कैपिटल, दैट इज इनिट कैप। ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। फ्लोर, फ्लोर इस तरह समझिए, फ्लोर मतलब धरती, धरती 25.75 है। तो फ्लोर में क्या होता है कि लोअर वैल्यू, मेरा लोअर वैल्यू लेगा, तो 25.75 का लोअर वैल्यू क्या है 25, तो इसका आंसर क्या है 25। सीलिंग है, सीलिंग मतलब इससे एवब क्या जस्ट वैल्यू है, इससे एवब क्या वैल्यू है 26, मतलब छत की ऊपर देखो सीलिंग, उससे जरा सा ऊपर चल जाओ तो 26। राउंड, राउंड क्या है कि 1 डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड करना, अगर यहाँ 5 है तो 6 को 7 बनाना पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा 4.7। अब देखो भैया ट्रंकेट क्या है, ट्रंकेट क्या है कि मेरा अगर यहाँ पर 1 है तो हमको डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट रखना है, एक ही अंक रखना है, एक ही डिजिट रखना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.9। अब देखो राउंड, राउंड 144.23 और यहाँ पे है निगेटिव में -1, तो अगर माइनस में 1 है तो हम लोग यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे, अगर यहाँ -2 होता तो हम लोग इसको भी काट के एक जीरो बैठा के 100 बनाते। इसीलिए अगर -1 है तो मेरा आंसर 140 हुआ, अगर -2 होता तो मेरा आंसर क्या होता भैया 100 होता। होप ये सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये देखो ये मेरा डेट और टाइम का है, इसको आप अपने से एक बार रीड करेंगे, बड़ा ही आसान है। मैं इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूं, जैसे कि ऐड टाइम, ऐड करता है टाइम, और आपका करंट डेट, रिटर्न द करंट डेट, जो मेरा सिस्टम में करंट डेट है वो रिटर्न करेगा। हाँ, कर टाइम, रिटर्न द करंट डेट, डेट ऐड, दो डेट को ऐड करता है। हाँ, डेट फॉर्मेट, आप जैसा फॉर्मेट चाहते हो, आप जैसा फॉर्मेट चाहते हो, देखो मंथ मंथ, डे डे, ईयर ईयर, या फिर डे डे, मंथ मंथ, ईयर ईयर, आप कैसा भी फॉर्मेट चाहते हो तो आप डेट फॉर्मेट यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये डेट सब्सट्रैक्ट, दो डेट को सब्सट्रैक्ट करके आपको आंसर बताएगा। ये डेट, एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट ऑफ द डेट और डेट टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, डे, डे ऑफ मंथ बताएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आवर लास्ट डे। लास्ट डे में क्या होता है, रिटर्न द लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आप जो भी लास्ट डे के अंदर में अंडर में आप जो भी मंथ डाल रहे हैं उसका लास्ट डे आपको बता देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ, नाउ इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या करता है, रिटर्न द करंट डेट, और डेट भी करेगा और टाइम भी। जो मेरा अभी सिस्टम में डेट टाइम है, अगर आप नाउ करके सेलेक्ट नाउ करके करते हैं डुअल से, तो आपका क्या आ जाएगा, करंट डेट और टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। बाकी आप एक बार रीडिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, इधर कुछ नहीं था, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, बस एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, व्यू के बारे में पढ़ते हैं। देखो, व्यू समझना इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखोगे PL/SQL में, आप लोग PL/SQL तो आपके एग्जामिनेशन में आता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अगर PL/SQL में आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखोगे तो बहुत टाइम ऐसा आ जाता है कि मेरा स्कीमा से, मेरा डेटाबेस स्कीमा से इतना बड़ा स्कीमा हो जाता है कि हमको उतना डेटा चाहिए ही नहीं। उतना डेटा फेच करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा इतना टाइम लग जाता है कि सिस्टम बड़ा चल रहा है भैया, हम बैठे हुए हैं और फेच करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जिस जिस कॉलम का जरूरत है उस कॉलम को लेके हम लोग एक वर्चुअल टेबल बना लेते हैं, वर्चुअल टेबल बना लेते हैं, जिसको कि हम लोग व्यू के तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो हम लोग व्यू बनाते हैं, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देते हैं एज, एज लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं कॉलम 1 कॉलम 2, फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हैं किस टेबल से कर रहे हैं,
और कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, ये हम व्यू ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको ड्रॉप करना है व्यू तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप व्यू, और व्यू का नाम लिख के सेमीकोलन लगा के इंटर कर दो भैया, आपका व्यू हो गया ड्रॉप, चल गया भैया खाई में गिर गया, नामो निशान मिट गया, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी थी जब हम लोग शुरुआत किए थे। इंडेक्स यूज किया जाता है तो फास्ट रिट्रीव डेटा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1000 मिलियन में तो जाएंगे नहीं कि सिक्वेंसली कि एक एक करके चेक कर रहे हैं, हम लोग एक इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स के थ्रू हम लोग अपना डेटा फेच करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि फास्ट होगा मेरा रिट्रीव डेटा, ठीक है। तो इंडेक्स बनाते कैसे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम जो भी एप्रोप्रिएट नाम होगा, कहाँ पे बनाएंगे, ऑन लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे और किस उस टेबल में कौन कौन सा कॉलम पे हम लोग इंडेक्स बना रहे हैं वो चूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। देखो अल्टर टेबल, टेबल नेम, अगर हम लोग का कोई भी डिसेबल करना है, कोई भी डिसेबल करना है कंस्ट्रेंट तो हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी डिसेबल करना है कंस्ट्रेंट तो कैसे करते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, डिसेबल, डिसेबल कीवर्ड, कंस्ट्रेंट, फिर उस कंस्ट्रेंट का नाम और फिर सेमीकोलन, फिर इंटर दबाओ भैया, वो तब तक के लिए डिसेबल हो गया। अगर आपको एनेबल करना है तो क्या लिखो, अनेबल कंस्ट्रेंट और फिर क्या लिखो भैया, उस कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है, समझ में आया होगा। तो हम लोग आज जो है एसक्यूएल का बहुत ही लंबा क्लास हुआ, बहुत ही मजा आया। अगर थोड़े बहुत इसमें एसक्यूएल में छूट जाते हैं तो जब हम लोग शुरुआत से हम लोग बेसिक ऑफ आरडीएमएस पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप के डीबीएमएस पढ़ेंगे कि आखिर डीबीएमएस क्यों यूज होता है, उसमें क्या क्या है, ट्रांजैक्शन क्यों होता है, अगर कुछ ट्रांजैक्शन फंस जा रहा है, डेडलॉक हो जा रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है। सो आज मैंने आपके लिए स्पेशली ये क्लास जो था एसक्यूएल का, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये क्लास बनाया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज यार लाइक कर लो वीडियो को, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड जो भी है टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके भी एग्जामिनेशन में एसक्यूएल पूछे जाते हैं। मैं ये वादा करता हूँ, गारंटी करता हूँ कि अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपसे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं एक इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टाटा, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किए थे एसक्यूएल के। आप अपने किसी भी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जूनियर हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आप पर्सनली मुझसे ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज आप जाओ टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे सर्च करो द कैटाइन ग्रुप, लिंक जैसा कि दिया हुआ है। अगर ईमेल पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, कुछ सजेशन चाहते हो इंटरव्यू से रिलेटेड, तो ketangroup1@gmail.com पे आप मुझसे संपर्क करने चाहते हो, संपर्क कर सकते हो दोस्त, एकदम कोई भी टेंशन नहीं है। 24 घंटा कभी भी आओ, कोई भी डाउट आओ, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब दूंगा, ठीक है। सो अगर आप ऑफिशियली चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड का, तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल लिखो, आपको वो चैनल मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज राय कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।